सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। सर, एक सवाल आपसे आईसीआईसीआई बैंक पर पूछना है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक को लेकर तमाम लोग पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। हमने सुबह भी बात की थी, लेकिन टेक्निकल टारगेट अंशुल जी की तरफ से हमें मिले थे 1328 रुपए तक के टारगेट। मैं एक फंडामेंटल व्यू आपका आईसीआईसीआई बैंक को लेकर चाहता हूं। आज हमने एक रिपोर्ट देखी एमओएसएल की, 1700 के ऊपर के टारगेट्स वहां पर नजर आ रहे थे। आप कैसे देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, और खासकर तब जब एचडीएफसी बैंक लगातार कुछ कुछ परेशानियां निकल के आ जाती हैं बीच बीच में और स्टॉक को तोड़ देती हैं? ऐसे में क्या आईसीआईसीआई बैंक एक सेफर बेट होगा अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में देखें तो, प्राइवेट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में? बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। पहले तो ये स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या मेरी वाणी आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? बिल्कुल सर, अब एकदम स्पष्ट आ रही है और एकदम बुलंद आवाज आपकी पहुंच रही है सर। तो आपके बगल में बैठे अभिषेक भाई जी को मैं क्षमा चाहता हूँ कि इनको हमारी वाणी नहीं पहुंच रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ उनको भी मेरी वाणी पहुंच रही होगी। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा पहले। बिल्कुल पहुंच रही है गौरांग जी, साफ साफ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो विकास जी, मैंने कई बार एक बात रखी है सामने कि अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो है वो वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर सरकारी बैंक चुनिंदा निजी क्षेत्र की बैंक और चुनिंदा मजबूत एनबीएफसीज। और उस सूची में निजी क्षेत्र की बैंक में आईसीआईसीआई बैंक मेरे ख्याल से प्राथमिक तौर पर उभर करके आएगा, क्योंकि जहां तक नतीजों का सिलसिला है और अगर आप नतीजों की तुलना करें आईसीआईसीआई बैंक की, एक्सिस बैंक की और एचडीएफसी बैंक की, तो मेरा ये मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कई बार अच्छे आए हैं। पिछली तिमाही, चौथी तिमाही में भी अच्छे आए थे। और अभी कल अभिषेक भाई ने प्रश्न भी पूछा था आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के, तो पहले तो कोई बदलाव नहीं होगा, यही बहुमत निकल करके आ रहा है। टिप्पणियां गवर्नर साहब की क्या होगी अर्थव्यवस्था को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, कच्चे तेल को लेकर के और रुपए डॉलर का जो स्तर है उसको लेकर के, वहां पर ध्यान होगा। मैं ये भी मानता हूं विकास जी के निजी क्षेत्र की बैंक के साथ साथ कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक भी आपके पास होनी चाहिए और मजबूत एनबीएफसी, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंक है सरकारी, मजबूत एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं जो इस सूची में शामिल होनी चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में होना अनिवार्य है। जी गुरांग सर, बाजार में मतलब ना लोगों का पेशेंस एग्जॉस्ट हो रहा है, लोग थक रहे हैं और हमें कई बार मतलब मैं बहुत ही कह सकता हूं कि सफाई से और बिल्कुल फ्रैंकली ये बता रहा हूं कि बाजार को लेकर क्या सवाल पूछा जाए ना, ये बड़ा कठिन है। रोज एक ही बात हो रही है, ट्रंप के भी स्टेटमेंट में कुछ बहुत नया निकल के नहीं आता है, लेकिन सवाल तो आपके क्लाइंट्स भी आपसे पूछते होंगे। आप कैसे गाइड कर रहे हैं सर मार्केट को लेकर? पैसे कब तक बनेंगे? ये सिचुएशन कब तक चलेगी? चलिए, आपकी थकान दूर करने के लिए अभिषेक भाई एक स्पष्टीकरण और दे देता हूं कि कल परसों में मेरी जो एसआईपी पहले चल रही थी उसकी सूची में और एक नई एसआईपी मैंने जोड़ दी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी थकान थोड़ी बहुत दूर हो गई होगी और सब लोगों की भी थकान दूर हो गई होगी। देखिए, बाजार में आपकी सहनशीलता, आपकी धैर्य, ये सब चुनौती लेता है बाजार अभिषेक भाई। और इस प्रकार के वातावरण में तो मेरे ख्याल से ये बाजार आपको थोड़ा और परेशान करेगा। लेकिन उस परेशानी को देखते हुए आप अगर परेशान होते हैं और अगर आप अपनी रणनीति का जो एक लक्ष्य है, एक डायरेक्शन है, अगर आप उससे भटक जाते हैं तो वो मेरे ख्याल से एक गलत बात होगी। परिस्थितियां ऐसी हैं अभिषेक भाई, 80% से ज्यादा निर्भरता कच्चे तेल पर, ऊर्जा पर हमारी, आयात करते हैं और कच्चा माल भी आयात करते हैं। इसके अलावा रुपया कमजोर होना डॉलर के सामने, ये भी एक समस्या है हमारे लिए। और उसके साथ साथ ये जो मौसम विभाग ने हमारे मेघराज के आगमन को लेकर के जो आंकड़ा दिया है 90% का लॉन्ग टर्म एवरेजेस से कम, वो भी परेशान कर रहा है। और ये बेतुकी बातें जो राष्ट्रपति ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर कभी हाँ कभी ना का जो परिस्थिति खड़ी करते हैं और उसके साथ साथ उनके जो बाकी मंत्री हैं वो भी वैसी टिप्पणियां करते हैं जैसे ट्रंप साहब करते हैं,
तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं अब उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। देखिए अभिषेक भाई, ये शांति प्रस्ताव पर जब भी हस्ताक्षर, मोहर और सही सिक्के लगेंगे तब लगेंगे, और हम तब विश्वास करेंगे जब आपके और हमारे समक्ष वो सफेद कागज काले अक्षर के साथ हो और जहां पर मोहर लगी हो और सही सिक्के हो, और फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे कि क्या शर्तों पर यह शांति विराम या फिर युद्ध विराम हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि तब तक बाजार जूझता रहेगा। विदेशी संस्थागत निवेशक अभिषेक भाई 2,60,000 करोड़ जनवरी 2026 से अब तक बेचा है। ये पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, पूरा साल का 2025 का। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बाजार आउट परफॉर्मेंस दे, ये मेरे ख्याल से मानना थोड़ी गलत बात होगी, नासमझी होगी। हाँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया है। अभी उदाहरण के तौर पर आप हिताची एनर्जी ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप एमटार टेक्नोलॉजीज ले लीजिए, कुछ और बाकी 3, 4, 5, 6 कंपनियां हैं जिन्होंने विपरीत चाल चली है। तो मेरा मानना यह है कि आप कारोबार, और ये बाजार ऐसा है अभिषेक भाई, आप तेजी करेंगे तो कट जाएंगे, मंदी करेंगे तो कट जाएंगे, दो तरफ आपको चाल मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, कारोबारी मानसिकता को छोड़ करके निवेशक की मानसिकता लेके आएंगे तो शायद आने वाले 1.5-2 सालों में आप हंसते हंसते आपके बैंक में जाएंगे और आपके खाते में मुनाफे की पूंजी जमा करेंगे। चलिए, तो ये राय गौरांग सर की तरफ से बाजार पर ओवरऑल। गौरांग सर, राजेश, एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या व्यू आपका बन रहा है? कभी 1,000 रुपए का शेयर हुआ करता था, अब 100 रुपए का भाव है, 3,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। सेबी कह रही है कि FY21 से लेकर FY25 तक रेवेन्यूज को इन्फ्लेट करके दिखाए और करीब 15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा दिखा दिए हैं रेवेन्यू। अब कंपनी कह रही है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है। कितना बड़ा मिसकम्युनिकेशन है सर ये 15 लाख करोड़ रुपए का? मुझे तो ये खबर सुबह पढ़ के आश्चर्य हुआ अभिषेक भाई कि 5 सालों में 15 लाख करोड़, 15,51,000 करोड़ मेरे ख्याल से ये आंकड़ा था 5 सालों में। तो पहले तो वो प्रश्न मेरे ख्याल से वो जो ऑडिट कंपनी है उनको पूछना चाहिए, और दूसरी बात 5 साल के बाद इतनी बड़ी रकम, तो ये रकम आई कहाँ और गई कहाँ, प्रश्न ये उठता है। और 5 सालों में जो नतीजे घोषित किए उसमें क्या गड़बड़ी हुई। ऐसी कंपनियों पर अभिषेक भाई हम कवरेज नहीं रखते हैं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बात आपने ही कहा, एक समय पर 1,000 रुपए का हुआ करता था और आज 100 रुपए के आसपास के दाम है। और मैंने ये भी पढ़ा कि कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस कंपनी में निवेश किया है, कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों का भी निवेश है, ऐसे सूत्र के द्वारा कुछ खबरें मैंने पढ़ी है। तो देखिए ये अकस्मात होना ही था। अगर आप, और अब जाकर के मैनेजमेंट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जो सेबी ने बताया वो गलत है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई साहब, अगर आप इतने ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ चलते और अगर आप इतने ही ईमानदार थे तो आपने 5 साल क्यों लगाए? और जब ये बात बाहर आई तब जाकर के आप ये क्यों बोल रहे कि ये नहीं है, ये नहीं है, इतना बड़ा रकम? कितनी रकम है फिर आप ही बता दीजिए। मैं सावधानी रखने की तो राय बिल्कुल दूंगा। और एक राय मैं हमेशा एक चीज कहता हूं अभिषेक भाई कि बाय क्वालिटी, डोंट बाय क्वांटिटी। अब 1,000 रुपया वाला 200 रुपया हो गया या 300 रुपया हो गया या 100 रुपया हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वैल्यू बाय है, ये वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और मुझे कभी कभी ना बहुत दुख होता है अभिषेक भाई, निवेशक ना बिल्कुल मतलब कोई भी बात आप उनको बताओ तो वो बहुत आसानी से निगल जाते हैं। आपके मेहनत से की गई, कमाई गई पूंजी, और उतनी मेहनत से आपने वो पूंजी को बचाया है और आप निवेश कर रहे हैं। तो आप अपने पड़ोसी की बात या फिर आपके मित्र की बात या फिर आपके रिश्तेदार की बात सुन के अगर निवेश करते हैं और प्रश्न नहीं पूछते हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी है। नहीं, सही बात है। और गौरांग भाई, एक और चीज है कि कोई मतलब ठीक है, कभी कभार ऐसा होता होगा कि नहीं मार्केट कंडीशंस के चलते या फिर प्रमोटर की सेलिंग वगैरह के चलते कुछ शेयर ऐसे गिरते हैं कई बार। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हो ना तो फिर संभलते भी हैं। अब ये साफ क्लियर केस है कि फाइनेंशियल्स भी इनके अच्छे नहीं थे और ये डिस्क्रिपेंसी चल रही थी, रेगुलेटर ने इसको अब फ्लैग ऑफ कर दिया। और आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े फंड्स के पैसे हैं, बड़े बड़े तो छोड़ दीजिए सर, सरकार का पैसा भी है।
LIC का 10% का स्टेक है राजेश एक्सपोर्ट्स में, अब उसकी कितनी वैल्यू होगी, कितनी 300 करोड़ रुपए के आसपास की होगी, तो बड़ा तो खैर शौक नहीं लगेगा। हालांकि LIC के शेयर में 1% के आसपास की नरमी आज के सत्र में इंट्राडे में हम देख रहे थे। चलिए ये राय होगी राजेश एक्सपोर्ट्स पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे